अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज के शो में हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात और उसमें उम्मीदवारों को टिकट देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दर्द सर बन गया। इसकी बात होगी और उसके बाद हम पीडीएम की वक्तन फ़वक्तन बदलती हिकमत अमली की भी बात होगी और मौलाना फजल रहमान का जो ताज़ा बयान है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने का मामला उलझता नजर आ रहा है। पीटीआई सेंट्रल सिंध के ओहदेदारों ने फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने के खिलाफ गवर्नर सिंध को खत लिखा, जिसमें फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो के टिकट के फैसले को गलत करार दिया गया। ओहदेदारों ने एतराज उठाते हुए कहा कि फैसल वाडा की नाअहली की सूरत में सीट खतरे में आ जाएगी, जबकि सैफुल्ला अबड़ो पर करप्शन के इल्जामात हैं। जबकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ये कहते हैं कि वजीर आजम गलत फैसला नहीं करेंगे। इससे कबल भी पीटीआई ने अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देकर फिर वापस भी लिया। इन तमाम मामलात को देखते हुए तहरीक इंसाफ टिकट्स की तकसीम के मामले में कुछ बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। ऐसे में हम सवाल रखेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब, मजहर अब्बास साहब, रीमा उमर और मुनीफ फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सवाल कुछ यूं है कि पीटीआई की जानिब से अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस ले लिया गया, फैसल वाडा का नाम वापस नहीं लिया गया। और इस पर मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल ये कहते हैं कि फैसल वाडा के लिए आइन में तब्दीली करने की कोशिश की और जब ऐसा ना हो सका तो सेनेट टिकट फैसल वाडा को दे दिया गया। और इसके साथ साथ पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का भी फैसल वाडा के खिलाफ गवर्नर सिंध को खत लिखा गया उनकी तरफ से। शहबाज गिल इस पर यह कहते हैं कि वजीर आजम जो भी फैसला करेंगे सही फैसला करेंगे, गलत फैसला नहीं करेंगे। क्या वजीर आजम को फैसल वाडा के नाम पर नजरसानी करनी चाहिए, यह हमारा सवाल है। सबसे पहले हसन निसार साहब से इसका जवाब जानते हैं। हसन निसार साहब कहिएगा, जितना बैकलैश आ रहा है फैसल वाडा के नाम पर, क्या इस पर भी नजरसानी रिव्यू करना चाहिए वजीर आजम इमरान खान को? ऑलरेडी वो विफाकी वजीर हैं, उनका नाम दे दिया गया, फिर इस पर तनकीद भी हो रही है। देखें यार, अपना भाई मेरे अव्वल तो कानून तो मेरा आइन कानून वगैरह मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आपके प्यारे आइन में, लाडले कानून में ऐसी किसी चालाकी, चतर चालाकी, मुँह शगाफी की गुंजाइश है तो वज़ीर आज़म का हक है कि अपने किसी भी प्यारे लाडले के लिए उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट करे, इस्तेमाल करे। बिकॉज हेयर इन दिस कंट्री एवरीथिंग प्रोटेक्ट्स द रिच। रिच को मैं वसी तरमानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आपका लाडला है, एंड पनिशेस द पोर, जो माड़ा है उसको सजा दो, खत्म हुई बात। जाती पसंद नापसंद का सवाल है, पहले भी यही था, आज भी यही है, आइंदा में इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। कानूनी आप रीमा से पूछ लो और मुनीब से। कानूनी भी थोड़ा उसूली भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, कानूनी तो रीमा से पूछ, लेकिन ये कि उसूली तौर पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है वो उसको कितनी इससे जो है ज़क पहुंचती है कि आप एक उसूली बात करते हैं और उसके बाद जब आप पार्टी में कोई किसी बात पर बैकलैश आता है तो फिर आपको तब्दील करना पड़ता है, यू टर्न और ये सारी चीज़ें। तो इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। इनका स्लोगन होता था जो मैंने दिया था लेटरहेड्स पे, एहतसाब सरेआम इक़्तिदार में अवाम। कैबिनेट उठा के देख लें, बहुत खूबसूरत एक ब्लेंड है, एक टूटी फ्रूटी है, कॉकटेल है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। अखलाकी तो मतलब जो है वो सामने, उसमें मैं क्या कमेंट करूं? आपको मुझसे बेहतर पता होगा। जी, हसन निसार साहब ये कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर भी, जी बिल्कुल, उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में बात की, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी से हसन निसार साहब ने कहा कि कानूनी तौर पर तो ज़ाहिर है वो एक्सपर्टीज़ उनकी नहीं है, लेकिन ये कि इखलाकी तौर पर भी सब कुछ सामने नज़र आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, और जो दावे किए गए थे उसके बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है। रसूल बख्श साहब, आप ये कहिएगा कि फैसल वाडा जो कि एक ऐसे वफाकी वजीर हैं कि जब वो शोज़ पे आते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो लिख कर भी दे देते हैं, और वो लिखकर एंकर को दे देते हैं कि ये होने जा रहा है आगे, और 2-4 दफा ऐसा हुआ भी है कि वो चीज़ हो भी जाती है। तो इतने मजबूत हैं वो, इतने क्लोज हैं इमरान खान के, कि जिस पर हसन इकबाल ने भी ये कहा कि पहले डुअल नेशनल के बारे में ये जो तरमीम आई थी इसमें तरमीम करने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्ट किया ऑपोजिशन ने, तो अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको सेनेट का टिकट दे दिया जाए, और भी पीटीआई के अंदर भी इस पर तनकीद हो रही है। कहिएगा। देखिए, फैसल वाडा पहले ही विफाकी वजीर है और रोज़ाना आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं, मीडिया में भी छाए हुए हैं, और वज़ीर आज़म का और तहरीक इंसाफ का दिफा भी करते हैं। तो क्या ये काफ़ी है कि वो सेनेट के उम्मीदवार बन सकें? और सेनेट का उम्मीदवार
नामजद करने के लिए अख्तियार किसके पास है? हमारी सियासी जमातों की साख्त को देखें, उनकी तारीख को देखें और उनके अंदर जमहूरियत की जो सूरत हाल है उसको भी आप सामने रखें कि ये फैसला हमारी जमहूरियत में एक शख्स करता है या उसके गिर्द चंद अशखास करते हैं या उनका ख़ानदान करता है, कि नामजदगी से ही सफ़र शुरू होता है आपकी नुमाइंदगी का। अगर पार्टी सिस्टम है, पार्टी के मुताबिक इंतखाबात अब पाकिस्तान में होने लगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार बहुत कम ही जीत सकते हैं, और जहाँ भी दुनिया में यही निज़ाम है इंतखाबी अमल का जो हमारे पास है, तो उसमें दो धड़े रह जाते हैं आखिर में अगर आप उसी को दोहराते रहें। तो नामजदगी के जो अमल है पाकिस्तान में, वो जमहूरी तरीक़ा कार का मज़हर नहीं है, ना हमें समझना चाहिए। ये शख्सी फैसले हैं और ये ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के लोगों के बारे में तज्जिया करके कि ये हमारे काम का आदमी है, नहीं है, हमारे साथ वफादार है या नहीं है, जो हमारा जागीरदाराना किस्म का मिजाज है और हमारी सियासी सकाफत पर जिसका बहुत रंग है, उसमें सलाहियत, तालीम, कारकर्दगी और ईमानदारी से, दियानतदारी से ज़्यादा वफादारी को एक वस्फ समझा जाता है। तो उसी हवाले से सब लोग करते हैं, लेकिन अगर सब लोग करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तरीके इंसाफ का फैसला भी फिर जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कोई भी सियासी जमात करे, मेरा ख्याल है कि फैसलवादा के सिलसिले में और जो अब्दुल कादिर साहब के साथ उन्होंने किया है, उससे तो साफ पता चलता है कि अगर आपने अपने करीबियों को ही नवाजना है या आपने एक ऐसी फ़हरिस्त तैयार की हुई है उम्मीदवारों की जो आप समझते हैं कि आपके लिए काम करेंगे या आपकी पार्टी को मजबूत करेंगे या आपके ताज को मजबूत करेंगे, तो फिर ये उसमें तब्दीली क्यों? तब्दीली तो फिर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि सोच विचार नहीं की गई, कि ज़्यादा तज्जिया नहीं किया गया। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि खान साहब और उनके साथ वाले लोग ये समझते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को नामजद किया जाए, और साथ पार्टी के अंदर ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुखालफत हो रही है कि वो लोग जो कई सालों से, कई दहाइयों से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, उनको नामजद किया जाए, उनको आगे लाया जाए। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से इंतखाबात होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं पार्टी के अमूमी तौर पे वही मुंतखब हो जाते हैं, तो इसीलिए बगावत भी होती है पार्टी के अंदर बाद में, और अरकान असम्बली भी बगावत कर देते हैं कि अगर वो अपनी मनपसंद के उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं तो फिर उसके वो क्यों पाबंद रहें, क्यों ना किसी और को वोट दे दें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ाकार है नामजदगी का, वो जमहूरी नहीं है, और उसकी वजह से हर सियासी जमात में माजी में भी और अभी इस किस्म की खराबियां पैदा हो रही। जी बिल्कुल बजा आपने पॉइंट उठाया कि नॉमिनेशन का जो अमल है वो इट्सेल्फ जमहूरियत से मेल नहीं खाता है और इसमें वफादारी को ज़्यादा मुकद्दम रखा जाता है, और इसी की बुनियाद पर, और न सिर्फ फैसल वाडा के मामले में बल्कि ओवरऑल सूरत हाल कुछ ऐसी रही है। मगर साहब आप कहिएगा, ऐसे ही पिछले सेनेट इलेक्शन में लोगों को जो करीब तरीन होते हैं उनको ही नॉमिनेट किया जाता है, और यही फैसल वाडा के मामले में भी पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही है। सिंध में भी अरकान इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्या इस फैसले को बदलेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, या फिर फैसल वाडा अपनी जगह बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये ऐसा हो नहीं सकता? देखिए, दोनों चीजें हैं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि ये पॉजिटिव साइन ये है कि पीटीआई में रिएक्शन आता है और पब्लिकली रिएक्शन आता है। यानी अगर अब्दुल कादिर को नॉमिनेट किया है तो वहां की प्रोविंशियल पार्टी ने पब्लिकली रिएक्ट किया है कि जी ये गलत फैसला है, इसको तब्दील करो, उन्होंने तब्दील करवाया। बिल्कुल इसी तरह सिंध में जब आपने टिकट दिया फैसल वाडा को, तो यहाँ के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने पब्लिकली रिएक्ट किया कि जी गलत है, ये फैसला वापस लें। तो ये उस लिहाज से मुझे पॉजिटिव साइन नजर आती है। लेकिन होमवर्क नहीं किया, ये पूरा अमल जाहिर कर रहा है कि सेनेट का टिकट देते वक्त आपने होमवर्क नहीं किया। आपको सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाना चाहिए था, सिंध से मालूम करना चाहिए था कि जी आप पार्लिमानी बोर्ड सिंध का जो है वो रिकमेंड करेगा ना। बलूचिस्तान का पार्लिमानी बोर्ड रिकमेंड करता है ना, वो रिकमेंड करता है, फिर मरकजी पार्लिमानी बोर्ड फैसला करता है। ये तो प्रैक्टिस रही है, ये और दीगर जमातों में भी। यहाँ भी
रहमान मलिक साहब का नाम आया था पिछली मरतबा भी, अभी भी आया था, मुखालफत हुई, पार्टी के अंदर मुखालफत हुई, शदीद मुखालफत हुई। लास्ट टाइम भी इत्तलात यही है कि उनको 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 दिया गया टिकट, लेकिन पार्टी के बहुत से लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। एमक्यूएम के 4-5 लोगों ने वोट दिया उनको, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया। इसी तरह और चीजें हैं। तो जब अगर आप प्रॉपर होमवर्क करते और पार्टी रिकमेंड, सिंध की पार्टी रिकमेंड करती, तो आप उनको टिकट दे देते, करवा सकते थे आप उस चीज को। लेकिन जो एक इवन नॉर्मल प्रैक्टिस है उसको भी फॉलो नहीं किया पीटीआई ने, कि प्रोविंशियल पार्लिमानी बोर्ड रिकमेंड करते हैं, वो फिर मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में जाता है और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड जो है फिर फैसला करता है। तो इसीलिए रिएक्शन आ रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को हमें पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। मुझे लगता शायद जो प्रेशर है वो अपनी जगह है, क्योंकि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो ऑलरेडी 2 या 3 लोगों का मुझे पता है कि उन्होंने ये कह दिया कि वो वोट नहीं देंगे, और वो ऐन मुमकिन है कि वो पीपल्स पार्टी की जो बैकअप वो हैं उनको दें। पीपल्स पार्टी का नॉर्मली 6 सेनेटर सिंध में मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन अगर एमक्यूएम के 2-3 जो है वो टूट गए, पीटीआई के 2-3 टूट गए, और इस फैसल वाडा को अगर उन्होंने बरकरार रखा, ऐन मुमकिन है और भी टूट जाएं। और यही सूरत हाल बिल्कुल जो उनके ऐसी सूरत हाल में बड़ी अहमियत इसकी है, क्योंकि पीडीएम और तहरीके अदम एतमाद उनका ऑप्शन हमेशा लाइव है, वो ये कहते हैं। और ऐसे मौके पर सेनेट इलेक्शन में पीटीआई में टूट फूट होना या फिर अरकान का नाराज होना मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुनीब, आप ये कहिएगा कि जैसे मदर साहब ने कहा कि होमवर्क नहीं था, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि पार्टी के अंदर एटलीस्ट इख्तलाफ होता है और वो इख्तलाफ सामने भी खुलकर आता है। इससे हटके, यानी फैसल वाडा की तो हम बात कर ही रहे हैं और इस पर क्या फैसले को देखेंगे, रिविजिट करेंगे या नहीं, ओवरऑल जो सूरत हाल है, जैसे सेनेट में लोग आते हैं, क्योंकि सेनेट का ऐवान बाला है, इसमें लोगों का तो जो एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट, उनका यह भी कहना है कि 33 साल का तजर्बा होना चाहिए, आइन का स्टूडेंट होना चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा तौर पर उसको पढ़ना चाहिए कि अगर कोई कानून साजी होती है उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके दूरस्थ नतायज क्या हो सकते हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड हम देख पाएंगे कभी, या अभी तक आप समझते हैं कि ऐसा स्टैंडर्ड है सेनेटर्स का जो पाकिस्तान में नॉमिनेट होते हैं? और इस सूरत हाल पर भी बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो आपका बुनियादी सवाल है और एक आपने जो खुद अभी फरमाया है, मैं जो आपने पहले अभी कहा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि देखिए, अगर जो आप स्टैंडर्ड बता रहे हैं उस पे तो बहुत माजरत के साथ मेरे ख़्याल में शायद 5 से 10% तक मैक्सिमम ऐसे सेनेटर्स होंगे जिनको प्रोसीजर का पता होगा, जिनको पूरे लॉ मेकिंग के प्रोसेस का पता होगा, कमेटी स्टेज पे क्या होता है, क्या कैसे शिफ्टिंग की जाती है कानून में, क्या तरीका कार है, कानून बनाने का क्या तरीका है। हार्डली 10% ऐसे होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनको समझ होगी। बाकी तो फिर मतलब अल्लाह का माल ही होते हैं सारे। और इसी तरह से जिस तरह से पहले इलेक्शन सेनेट के होते रहे हैं, उस हवाले से वो सेलेक्ट होके आते रहे हैं और नामजदगी का जो प्रोसेस है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जहाँ आप बात करें स्पेसिफिक फैसल वाडा साहब की, देखिए, पहले तो शायद फैसल वाडा साहब को उनके लिए बेहतर होता, ख़ास तौर पर पहले उनके लिए, कि वो बड़े ऑनरेबली ख़ुद को अलहदा कर लेते, वो MNA ना रहते, क्योंकि उनको पता है कि उनसे एक वो गलती हुई है का, और उन्होंने एक वो गलती दानिस्ता की है, नादानिस्ता की है, इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने इवेंचुअली करना है कि जो भी उन्होंने किया, लेकिन उनको अलहदा हो जाना चाहिए था। अगर कोई हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लेना था, मॉरल पोजीशन अपनी बेहतर करनी थी। दूसरी बात, इमरान खान साहब को और बशमूल इमरान खान साहब के और पार्टी के सीनियर लोगों को भी पता है कि फैसल वाडा साहब का वहाँ पर क्या मसला चल रहा है। फैसल वाडा साहब इलेक्शन कमीशन के अंदर मामलात को डिले करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, वहाँ पर भी उनके वकला को रिप्रिमांड किया गया कि ये अननेसेसरी डिले आप क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उनके पास कुछ ऐसा वो है नहीं कि जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। बट कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर सिनारियो, आप ये देखिए कि फैसल वाडा साहब इतने अहम शख्सियत हैं और उनकी अहमियत वज़ीर-ए-आज़म के लिए और शायद कुछ लोगों के लिए इतनी ज़्यादा है कि फैसल वाडा साहब को अब सेनेट का टिकट दिया गया है। अगर ये वाकई जो भी मदर साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के अंदर पार्टी ने रेजिस्ट किया, पार्टी ने रिजेंट किया कि अब्दुल कादिर साहब को क्यों टिकट दिया और फिर वापस हो गया। लेकिन शायद फैसल वाडा साहब के मामले में शायद, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये ना हो,
क्योंकि फैसल वाडा साहब को ऐसी स्पेशल पोजीशन के अंदर लाने के लिए कि वो ऑलरेडी एक MNA है, वफाकी वजीर हैं, वहाँ उनका मसला चल रहा है, उनको एनेबल करने के लिए कि भाई अब उनकी सीट ना जाए, वो वफाकी वजीर रहें, और उनको एक फैसिलिटेट करने के लिए सारा तरीक़ाकार किया जा रहा है। कानून के अंदर तब्दीली का भी एक तरीका किया गया जो कि जिस पे कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे सिर्फ एक बात ज़ाहिर होता है कि आप ये जो पूरा फार्स है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात बहैसियत जमात वो बड़े सारे अबव बोर्ड हैं और बाकायदा ये इंसाफ की जमात है और ये बड़ी ज़बरदस्त जमात है और बाकी जमातों से बहुत फ़र्क है, यहाँ पर आकर ये जो हरकत की जा रही है ये बड़ी सेल्फ डिफीटिंग है और ये इट पुट्स द एंटायर नेम टू शेम बाय ये जो एग्जिबिट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल जनाब वज़ीर आज़म के, वो ये बता रहे हैं लोगों को कि भाई हम भी उतने ही कॉम्प्रोमाइजिंग या उतने ही एडजस्टेबल लोग हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स जितनी के बाकी जमातें हैं। मैं पहले भी कहता रहा, मैं अब भी कहूँगा ये भी उतनी ही अच्छी बुरी जमात एट द एंड ऑफ द डे होगी जितनी बाकी जमातें हैं। तो ये अरेंजमेंट, लेकिन शायद ये जिस तरीके से तनकीद हो रही है बिल्कुल ये इसी वजह से हो रही है कि बार इतना हाई सेट कर दिया तहरीक इंसाफ ने। ये तो होता रहा है और अभी भी हो रहा है मुख्तलिफ, अगर दीगर जमातों की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा ही होगा कमोबेश, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ ने जो दावे किए थे और जो तब्दीली का नारा लगाया था, इसलिए जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं जिसका इल्ज़ाम वो गुज़श्ता हुकूमत पर लगाते हैं कि ऐसा होता रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है मीडिया की तरफ से। रीमा, आप कहिएगा कि क्या वाकई ये वजह है कि तहरीक इंसाफ ने इस तरीके के स्टैंडर्ड एटलीस्ट बयानों की हद तक बताए कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा बढ़ गई और जब उन्होंने वही काम किए जो होते रहे, जिनको नॉर्मल एक रेगुलर बेसिस पे जो काम होते हैं वो तस्वुर किया जाता है, लोगों के जहनों में नहीं है ऐसा, लेकिन तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किए जाते हैं, ऐसा ही है? जी शुक्रिया। अगर मुझे इजाज़त हो मैं थोड़ा सा केस के बारे में बात करना चाहती हूँ, फैसल वाडा के बारे में, क्योंकि मेरी नज़र में वो बहुत अहम है। साल से ज़्यादा हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है उनकी डुअल नेशनैलिटी का, और तकरीबन 2 साल हो गए इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। जबकि इस तरह से मिलते जुलते जो केसेस हैं हमने देखा है, और पार्टीज के जब लोग होते हैं तो चंद महीनों में फैसले आ जाते हैं और उनको अपनी सीट भी लूज करनी पड़ती है। तो एक तो ये सवाल है हमारी अदलिया पे, हमारे इदारों पे, कि ऐसा क्यों है कि कुछ फैसले बहुत जल्दी आ जाते हैं और कुछ लोग हैं उनके फैसले जो हैं, उनकी जो हेयरिंग्स हैं वो डिले होती रहती हैं, उन्हें एडजर्नमेंट्स मिलती जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपए का फाइन तो कर दिया, लेकिन क्या ये सच में डेटरेंस है फैसल वाडा के लिए कि वो आगे पेश होंगे अगर आप उनको फिर से 50,000 रुपए उनके लिए क्या है? तो पहली बात तो ये है। दूसरी, उनका केस क्या है? देखिए, अगर जो रिपोर्ट्स सही हैं, दुरुस्त हैं, जो मीडिया में उनके डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं कि 11 जून को उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, 25 जून को जाके उनकी जो अमेरिकन सिटीजनशिप है वो खत्म हुई। हमारी अदालतों ने बहुत साफ अल्फाज में कहा है, मेरा ख्याल है 5 या 7 मेंबर जजेस का फैसला है कि जब आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत होनी चाहिए, और ये फैसल वाडा साहब के केस में नहीं है, साफ नजर आता है। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है अदालतों को फैसला करने में? और क्या ये एडमिशन है पीटीआई की तरफ से कि उन्हें लगता है ये केस फैसल वाडा आज नहीं तो कल कभी तो फैसला आएगा और अदालतों के जी रीमा, अदालतों के मामला तो यही मामला है। अदालतों के जो मामलात हैं वो तो अदालतें ज़ाहिर देखती हैं, और उसमें जो आप कह रही हैं कि डिले होता है, तो इसमें कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि वकला के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिले लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ताल्लुक है, क्योंकि उनका केस इतना कमजोर है और फैसला अब तक नहीं आया। उम्मीद है कि फैसला कभी ना कभी तो आएगा, तो उससे बचने के लिए आप उन्हें सेनेट टिकट दे रहे हैं ताकि वो सेनेटर बन जाएं और जो केस है, इसका फैसला है, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए। तो इनका जरूर ताल्लुक है दोनों चीजों का। एक और वजह भी है जिससे ताल्लुक है, एक और फैसला है हमारी अदालतों का जिसमें कहा गया है कि अगर आप झूठ बोलते हो कि आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत है जबकि आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते। और हमें मालूम है 62(1)F आइन का जो आर्टिकल है उसके तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होती है और ये सेनेट के लिए भी होती है। तो अगर कल को ये फैसला आता है, मुझे नहीं मालूम आएगा नहीं आएगा, कि फैसल वाडा सादिक अमीन नहीं है, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इनका ताल्लुक तो है आपस में। आखिरी बात इसमें मैं करना चाहती हूँ कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात उनका सामना है
उनकी पार्टी की तरफ से भी और लोग भी पूछ रहे हैं कि फैसल वाडा में ऐसा क्या है कि आपने उन्हें सेनेट का टिकट दिया। और फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया कि वो बहुत अच्छी तरह पीटीआई का दिफा करते हैं, बहुत वोकल एक आवाज है पार्लियामेंट में, और सेनेट की में भी जरूरत है ऐसी आवाज की। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मुझे तो फैसल वाडा की एक ही स्पीच याद है नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5000 लोग हैं इस मुल्क में ऐसे जिनको सिर्फ लटकाना नहीं चाहिए बल्कि उनको गाड़ियों के साथ बांध के सड़कों पे घसीट के फिर उनको टांगना चाहिए। तो इस तरह की आवाज क्या हम चाहते हैं इस मुल्क में? सेनेट में भी आए, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन यही सोच है कि वो बहुत शद्दोमत से डिफेंड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो को, इसलिए फेवरेट्स में से हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, और वही चाहते हैं कि वो अगर नई पार्लियामेंटेरियन रहते हैं तो वो सेनेट में रहे। मुनीब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड्स हमारे पास है ब्रेक। रीमा उमर साहिबा बता रही थी, ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल में जो जिसने भी एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को या वाडा साहब को, वो पूरी शायद स्कीम यही है कि एक दफ़ा वाडा साहब को सेनेट का टिकट मिल जाए तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में या फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट के अंदर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो जाएगा और वाडा साहब वहाँ से रिज़ाइन कर देंगे। जब वो रिज़ाइन कर देंगे तो उस केस के अंदर कोई जान नहीं रहेगी। लिहाजा ये जो पूरी स्कीम है ये इसीलिए लगाई गई है, चलाई गई है। अब आई डोंट नो, मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसमें क्या सूरत हाल होगी। ये मामला आगे चल सकता है इवन व्हेन वाडा साहब रिज़ाइन एज MNA, लेकिन जो सारी स्कीम है वो उसके पीछे ये सोच है कि वाडा साहब सेनेटर बन जाएंगे तो फिर ये मामला तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन वो सादिक और अमीन का भी तो आ जाएगा ना मुनीब, वो तो रहीमा जो कह रही है सादिक और अमीन का भी तो फिर आ जाएगा ना उसमें। अगर सादिक और अमीन नहीं रहते तो मैं वही अर्ज कर रहा था, आगे तो मैंने इस बात को बड़ा डिटेल में किसी से डिस्कस किया तो जो लॉजिक समझ आती है, मैं अगेन आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि हमको इस वक्त प्रिडिक्ट कर सकें, लेकिन जो तरीका कार है, जो इसके पीछे जो लॉजिक समझ आ रही है वो यही है। जहाँ तक वो सादिक और अमीन वाली बात है वो भी उस वक्त होगा ना जब कोई फैसला आएगा, तो वो फैसला आने से पहले ही कुछ ऐसा करना, फैसला आने से पहले ही कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि उसका फैसला कभी सिरे से आए ही ना। वो उनकी यही दलील होगी कि अब वो MNA नहीं। अदालत का फैसला तो बिल्कुल जब आएगा तो वो सबके सामने ही आएगा, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया पार्टी टिकट्स के मामले पर, इस पर हमने एनालिसिस लिया, सबकी अपनी अपनी राय थी और जो तकरीबन सबकी राय है वो यही है कि नॉमिनेट करने का जो सिलसिला है और अपने अपने करीबी लोगों को ये देखते कितना डिफेंड करेंगे पार्टी को, यही स्ट्रैटेजी, यही हिकमत अमली तमाम जमातों की तरफ से नजर आ रही है और पीटीआई की तरफ से भी। अब पीटीआई में ये टूट फूट जो नजर आ रही है अभी, इसका असर पीडीएम की जो तहरीक है, पीडीएम कैसे उसको कैपिटलाइज करती है, और तहरीक अदम एतमाद का मामला भी है, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं पीडीएम की हिकमत अमली की। पीडीएम के सरबरा मुताद्दिद ऐसे बयान देते हैं जिसमें बहमेज होती है वो तहरीक और उसके बाद थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं लीडरशिप, और कुछ तब्दीली भी करते हैं प्लान में वक्त के साथ साथ। मार्च के आगाज़ से पहले पीडीएम ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है। सरगोदा और खुशदार के जलसे मनसूख करते हुए पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तमाम पार्टी सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दें। साथ ही मौलाना फजल रहमान ने ये इंदिया भी दिया है कि अगर इस्लामाबाद जाने से रोका गया तो रुख रावलपिंडी की जानिब होगा। पीडीएम का इत्तेहाद इंतखाबात के लिए नहीं, लेकिन यह खारिज से इम्कान भी नहीं है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपोजिशन को बरमला जवाब देते हुए यह वाज़ेह कर दिया है कि मौलाना को हलवा खिलाने की दावत खत्म हो गई, अब मौसम बदल गया है। पीडीएम की क़यादत अपनी सोच बदले, आंसू गैस का वसी जखीरा मौजूद है, ये मैसेज दिया गया है वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से। शेख रशीद और मौलाना फजल रहमान के बयानात को मद्देनजर रखते हुए सवाल हमारा कुछ यूं है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अगर रोका गया तो रुख रावलपिंडी की जानिब होगा। इस पर वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि अपनी सोच को बदलना पड़ेगा पीडीएम को। आंसू गैस का वसी जखीरा हमारे पास मौजूद है पिछली नाकामियों के बाद। क्या इस बार अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ कामयाबी का इम्कान है, हाँ या नहीं का ऑप्शन है? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब से ऑप्शन लेंगे। मजहर साहब कहिएगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अभी तक जो आप देख रहे हैं इसका ट्रेल तहरीक का, बहुत से वादे ऐसे किए गए, बहुत सी डेडलाइंस ऐसी दी गई जिसको फुलफिल नहीं किया गया और फिर मोमेंटम कहीं गेन किया फिर लूज किया। अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है आपको, मौलाना फजल रहमान के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और फिर शेख रशीद ने बहुत एग्रेसिवली उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि आंसू गैस का जखीरा मौजूद है हमारे पास, कोई सोचे ना कि हम कहीं हल्का आएंगे किसी सूरत। नहीं, शेख साहब के पास तो गोलियों का जखीरा भी होगा।
आंसू गैस का जखीरा तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया कारकुनों पे, सरकारी मुलाजमीन पे, और जिस तरह का बयान दिया है वो इंतहाई शर्मनाक है। एक ऐसे सियासी शख्स से जो 60 की दिहाई से पॉलिटिक्स कर रहा हो, और वो जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन सरकारी मुलाजमीन पर उन्होंने टेस्ट किए थे ये। दूसरी बात ये कि इसमें अगर बहुत है, अगर इस्लामाबाद जाने से रोका गया और अगर नहीं रोका गया तो फिर क्या करेंगे मौलाना? और मेरा ख्याल है नहीं रोका जाएगा इस्लामाबाद जाने पे, और फिर अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो पहले तो अगर लॉन्ग मार्च हुआ वहां पर आते हैं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। उसके बाद इस्लामाबाद जो अब तक की स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, और बेहतर स्ट्रैटेजी है, मुल्तान के से उन्होंने सबक सीखा कि मुल्तान में जो हाइप क्रिएट करवाई थी उन्होंने पीडीएम को, वो बाद के जलसों में नहीं करवाई, तो ये बेहतर स्ट्रैटेजी थी। वही स्ट्रैटेजी उन्हें कंटिन्यू रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद आने दें, आप लीग चौक पर बैठ जाएं और इमरान खान अपना कंटेनर उनको ऑफर करें और वहाँ खड़ा करवा दें, अभी से खड़ा करवा दें वो। लेकिन फिर क्या करेंगे? पीडीएम के इससे आगे क्या है पीडीएम के पास? अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट नहीं करती तो फिर क्या करेंगे आप जी? ये क्लैरिटी नहीं है। तो फिलहाल यानी आपको अभी इम्कान इसका, यानी ऑपोजिशन की कामयाबी का इम्कान आपको नहीं नजर? मुझे इम्कान इसी चीज का लग रहा है कि अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो इस्लामाबाद जाने दिया जाएगा, रुकावट नहीं होगी। और क्योंकि बाद सिचुएशन में वो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि लेकिन लॉन्ग मार्च होने के इम्कान आपको कब नजर आ रहे हैं? जी मुझे जाती तौर पर हसन साहब, आप ये कहिएगा कि आप समझते हैं ऑपोजिशन की कामयाबी का कोई इम्कान है? और ये पिंडी की तरफ मार्च की बात बार बार मौलाना साहब क्यों करते हैं और उसको फिर अगले बयान में थोड़ा सा गोलमोल बात भी कर देते हैं? पिंडी की तरफ जाता हुआ मुझे नहीं लग रहा। पिंडी तो खैर उन्होंने वैसी बात कर दी है मेरे नजदीक तो। जी सॉरी जी हसन निसार साहब जी, आपसे सवाल यही कि कोई इम्कानात है पीडीएम की कामयाबी के आपको नजर आ रहा है? जी, चांसेस कितने हैं? और फिर पिंडी की तरफ मार्च का बयान आप? नहीं जी, मेरा ख्याल है आपने कामयाबी का इम्कान, उसमें पिंडी, इस्लामाबाद, मक्का मदीना पहुंच जाएं, वो नहीं, कामयाबी के इम्कान की बात है। मैं चूँकि ज़रा प्रिसाइज बात करने का आदी हूँ, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रह गया आंसुओं का ज़ख़ीरा, वो आंसू गैस का ज़ख़ीरा, तो शेख रशीद साहब ज़हमत ना फरमाएं, उसके बगैर ही आंसू इनका मुकद्दर हैं जब तक आगे डैश। आखिरी बात यह है कि पीटीआई अगर अपने ही बोझ तले जब दब जाए तो उसका ज़ाहिर है मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। और जब ये टेक ऑफ मीनार पाकिस्तान पे किए थे तब मेरा ओपनिंग सेंटेंस था कि इमरान ना मारे थे इमरान नहीं मरदा। वो पंजाबी फिल्म का एक जुमला है, अगेन वो भी सिंबॉलिक बात है। अपनी हिमाकतों के बोझ तले दब जाएं तो और हैं, बाकी ये पीडीएम शीडीएम का तो केस नहीं है, इनकी कोई कामयाबी। अच्छा, आपने कहा अपनी हिमाकतों के बोझ तले अगर ना दब जाए, तो इससे थोड़ा सा पहला सवाल जो हमारा था कि अगर फैसल वाडा के मामले पे वजीर आजम अपने फैसले पर स्टिक करते हैं और इतने ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद वो पार्टी के अंदर हो रही है, अगर वो कहते हैं कि नहीं फैसल वाडा को टिकट ही देना है और इन्हीं को लाना है, तो ये फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ पीडीएम के लिए कोई इम्कानात बढ़ जाएंगे कामयाबी के? क्योंकि वो भी एक ऑप्शन है पीडीएम का। ये जो आपने अभी हवाला दिया है जिस बात का, फैसल वावडा वगैरह, ये अवाम के मसाइल नहीं है, उनको नहीं समझ आती। मोरालिटी हमारे यहाँ वैसे भी कोई इशू नहीं है, और ये इस टाइप की ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की मोरालिटी है। आम बंदे से, रेडी वाले से, छावड़ी वाले से पूछो तो बात ही नहीं समझ आनी। वो इशू नहीं है। जिस तरह ये बिजली के झटके दे रहे हैं, तो या महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, लोग नींद पागल। मैं दयानतदारी से, ये सिलसिला तो डे 1 से शुरू है, लेकिन अब विद इन शॉर्ट स्पैन, पता नहीं कितने वीक्स में बार बार ये झटके और एक और झटका। और ये एक ऐसा आदमी बात कर रहा है जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 20 दिन पहले मैंने कहा था, लेकिन जब मैं होता देख रहा हूं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी, ये कोई इस तरह का हो गया तो ये गवर्नेंस के जी मामला, जो बिजली के झटके आप ये कह रहे हैं, महंगाई में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ये पीटीआई के लिए बहुत बिल्कुल किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया पाकिस्तान। जी, मजीद भी एनालिसिस देंगे और जानने की कोशिश करेंगे इशू को। एक ब्रेक लेते हैं, यहां पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीडीएम की कामयाबी की और ताज़ा बयान की, तो रसूल बख्श रईस साहब से एनालिसिस लेते हैं। आप कहिएगा, क्या वाकई ये जो बयान दिए जा रहे हैं कोई कामयाबी के चांसेस हैं पीडीएम के आने वाले वक्त में, हाँ या नहीं का ऑप्शन आपके लिए? मेरा नहीं ख्याल है कि लॉन्ग मार्च से आप हुकूमतें तब्दील कर सकते हैं। और मौलाना साहब के लिए और सब लोगों के लिए इस्लामाबाद के रास्ते हुकूमत ने भी खोल रखे हैं, और हम जो इस्लामाबाद में रहते हैं हमने भी खोल रखे हैं। अगर रास्ते बंद होते हैं तो हम भी बंद हो जाते हैं। हमारी दिलचस्पी नहीं है कि मौलाना साहब को रोका जाए, बेशक है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ आके एक इनकलाब बर्पा कर देंगे और हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे जो कहते रहे हैं, तो ऐसा करने से तो मैं समझता हूँ कि ना उनमें हिम्मत है ना वो कर सकते हैं। मौलाना साहब की सियासत मुझे पीडीएम को बंद गली में ले जाती नजर आ रही है। दूसरे लोग कहते हैं निकले बंद गली से। कई मौके मिले हैं पीडीएम को कि उनको एक सेफ एग्जिट, सेफ फेस सेविंग मिल सकता था, लेकिन फिर मौलाना साहब ने उनको उलझा दिया कि नहीं नहीं चलो इस्लामाबाद चलो, वरना पिंडी चलेंगे। पिंडी जाए इस्लामाबाद जाए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत तब्दील होगी। अगर आप वहां पे लॉन्ग मार्च कर भी लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कर वापस ले जाएंगे। इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे और होने भी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि ये मौलाना साहब आप नहीं का ऑप्शन मुनीब, आप कहिएगा कि मौलाना साहब की सियासत पीडीएम को बंद गली में लेके जा रही है। रसूल बख्श रईस साहब कहते हैं कोई कामयाबी के इम्कानात हैं या नहीं? देखिए, ये पहले दिन से है ही वन वे स्ट्रीट, ये टू वे स्ट्रीट तो थी नहीं, दूसरी साइड पे गली के कुछ है ही नहीं, वो बंद ही थी दूसरी साइड से। और उसको वो बंद भी ऐसे है कि उसमें कोई फ़िलहाल दरवाज़ा नहीं है, और दरवाज़ा दीवार है, और वो दीवार इतनी मजबूत है कि वो भी नहीं टूट सकती। और इनके पास उस दीवार को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी मौजूद नहीं है। आपको पता है ना, पहाड़ों को तोड़ने के लिए वो डायनामाइट इस्तेमाल होता है, तो वो तो होता कोई नहीं है इनके पास, अब ना अभी है। तो लिहाजा ये बंद गली में ही है और फिर कुछ अभी निकलेगा नहीं। और ये जो जितनी भी लॉन्ग मार्च है या जो भी कुछ कर लें, इससे अभी कुछ हासिल होगा नहीं। लॉन्ग मार्च से इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बंद गली में ही है। मुनीब ये कहते हैं नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। रीमा, आप कहिएगा, मुनीब भी यही कह रहे हैं, रसूल बख्श साहब भी यही कह रहे हैं, मजहर साहब का भी यही कहना है, लेकिन क्या पीडीएम की दीगर जमातें क्या ये नहीं सोच रही हैं? क्योंकि या फिर उनके पास ऑप्शन ही ये है, इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं है? मेरा ख्याल है 3 मार्च के बाद, सेनेट इलेक्शंस के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनको देखना है, कौन किसकी तरफ एलाइड है, कि किस हद तक अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पीडीएम अचीव कर सकेगी। तो मैं भी कोई ऑप्शंस नहीं लेती, वक्त के साथ साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता शायद थोड़ी क्लियर हों, और हम इस पे मेरा ख्याल है मजीद बात भी करते रहेंगे अगले कई महीने, कई साल। मैं शेख रशीद साहब पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और मुझे खौफ ये है कि कभी कभी इस तरह के लोग कोई भी बात कर लेते हैं और लोग हंसते हैं कि चलो ये तो ऐसा ही है। मुझे तो बहुत खौफ आया उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा हमने टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल की टेयर गैस प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और हमारे पास और देखने के लिए कि खराब तो नहीं हो गई, और हमारे पास उसका मजीद बाकी है और हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर ऐसी बात कर रहे हैं हंस के, और हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। हम देखते हैं कोई छोटा कारकुन भी किसी और पार्टी का कोई भी बात कर लेता है तो बहुत ज्यादा रद्द अमल उसके खिलाफ आता है, बात आती है। यहाँ आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये मजहब के ऊपर जिस तरह की बात करते हैं, अब प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने जिस तरह की बात की है, एक तो उनको कुछ महीने पहले इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया, सवाल उठता है कि क्यों बनाया गया, और अगर अब बना ही दिया तो उन्हें अपनी पोजीशन को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और मैं देखती हूँ बहुत से लोग हंसते हैं, इसको ट्रिवियलाइज करते हैं कि ये तो है ही ऐसे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत खौफनाक बातें हैं, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। ऐसा नहीं कि आप इसको कहो कि बस वैसे ही मजाक में खत्म कर दो। जी, तनकीद करना बिल्कुल हक है, लेकिन ये कि इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से वो बयान दे रहे हैं भी है कि कोई ना कोई हिकमत अमली बनाई है जिसको आगे वो बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजिंग जिसको करना चाह रहे हैं, जहाँ तक जो बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो कोशिश वो कर रहे हैं। शो देखने का शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे मजीद इशूज़ के साथ। देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड।